राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। यूएस इकोनॉमी वॉर से बहुत जल्दी रिकवर हो चुकी थी। वॉर ने यूएस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हेल्प करी थी बूस्ट करने में। यूएस अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है 1920s के अर्ली इयर्स के अंदर ही, जिसका एक मेन फीचर था मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। ये 19th सेंचुरी के अंदर भी देखा जा चुका था, पर 1920s के बाद से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक बन गया था। बात करते हैं मास प्रोडक्शन की, तो मास प्रोडक्शन को लाने वाले थे कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड एक बार जाते हैं शिकागो के स्लॉटर हाउस में, जहां पर वो असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट ये था कि एक असेंबली बना दी जाती थी, लाइन बना दी जाती थी, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होता था, वहां पे इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो मीट को रखता था, दूसरे साइड खड़ा जो मर्चेंट होता था उसे ये मीट मिल जाता था, मर्चेंट लेके उसे रवाना हो जाता था। और ऐसे में हेनरी फोर्ड ने सोचा कि क्यों ना ये असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट मैं अपने कार प्लांट के अंदर भी यूज करूं। तो वो अपने कार प्लांट जो कि डेट्रॉइट में बन रहा था, वहां पे असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। असेंबली लाइन का जो ये कॉन्सेप्ट था, वो कार व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, साथ ही बहुत ही ज्यादा चीप कर देता है, सस्ता हो जाता है, जिससे कार जो थी वो बहुत अलग ही लेवल के ऊपर अब प्रोड्यूस होने लग गई थी। ये देखा गया कि जो वर्कर्स थे ना, मास प्रोडक्शन करने के लिए एक ही सिंगल टास्क को रिपीटेडली बार बार फॉलो करते जा रहे थे। जिस तरीके से एक मशीन जो है उसके अंदर आप जो भी एल्गोरिदम डाल दोगे वो उसी को फॉलो करता जाएगा, एक ही काम बार बार करता जाएगा, ठीक उसी तरीके से वो वर्कर्स भी असेंबली लाइन के ऊपर वही काम बार बार करते जा रहे थे। अब जब असेंबली लाइन चलती हो रही थी, तो उस समय में कोई भी वर्कर पीछे हट नहीं सकता था, किसी कलीग से बात वो कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो किसी और काम में ध्यान देता तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता। तो इसका नुकसान ये हुआ कि जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स को ज्यादा काम करना पड़ गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया। पर यहाँ पे अगर हम बात करें हेनरी फोर्ड की, तो हेनरी फोर्ड को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि असेंबली लाइन से हर 3 मिनट के अंदर एक कार बाहर आ रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि जो असेंबली लाइन से बनी हुई पहली कार थी वो थी टी मॉडल। टी मॉडल के बाद हम बात करते हैं वहां के वर्कर्स की। फोर्ड वर्कर्स जो थे ना, वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि असेंबली लाइन अपनी ही स्पीड में चलती थी, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, अपने कलीग से बात नहीं कर सकते थे। इसके कारण ये होता रहा कि जो वर्कर्स थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे थे। नाराज होने के साथ साथ उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था काम का, तो वो काम को छोड़ने लग गए। अब ऐसे में हेनरी फोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वर्कर्स जा रहे थे। तो हेनरी फोर्ड एक फंक्शन लेके आते हैं, एक नया डिसीजन लेके आते हैं, जिसमें उन्होंने ये किया कि डेली वेजेस जो थी, जो पहले $2.5 हुआ करती थी, उसे $5 कर दिया जनवरी 1914 के अंदर। अब इससे हर एक वर्कर को डेली वेजेस बहुत ज्यादा मिलने लग गई थी। पर इसी के साथ हेनरी फोर्ड को यह पता था कि उन्हें ये जो डेली वेज उन्होंने बढ़ाई है, उसे भी तो वापस कंट्रोल करना है। वो तो एक बिजनेसमैन थे, ऐसा तो था नहीं कि वो उसे छोड़ देते। तो उसके लिए वो असेंबली लाइन की स्पीड जो थी वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे कार की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो और ज्यादा जल्दी जल्दी होने लग जाती है। तो ऐसे में हेनरी फोर्ड से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका ये डिसीजन आपको कैसा लगा, तो वो बोलते हैं कि ये मेरा आज तक का बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था। अब ऐसे में हेनरी फोर्ड का ये जो फोर्डलिस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग तरीका था, वो धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैलना शुरू हो जाता है, और देखा जाता है कि 1920s के अंदर वो पूरे यूरोप में भी फैल जाता है। इसके कारण जो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो यूएसए के अंदर आने लग गई थी। साथ ही मास प्रोडक्शन के कारण अब जो इंजीनियर गुड थे ना, जैसे कि कार्स, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम आ रही थी, और उसके अंदर जो वर्कर्स थे उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा एक वेज मिल रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि जो हायर वेजेस उन लोगों को मिलती है, वर्कर्स को, उससे वो जो हायर वर्कर्स थे वो अच्छे से कार्स को परचेज कर सकते थे। कार जो एक परचेज ड्यूरेबल गुड थी, जो पहले उनकी परचेसिंग कैपेसिटी से बाहर थी, अब वो उसे परचेज कर सकते थे। ऐसे में देखा गया कि कार प्रोडक्शन जो यूएसए में हो रहा था, जो पहले 1919 में 2 मिलियन था, 1929 के अंदर देखा गया कि वो 5 मिलियन तक पहुंच जाता है। इसी के साथ ही रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, रेडियो हुआ, इसको भी ज्यादातर लोग परचेज करने लग गए थे। इनको परचेज करने के लिए मेथड जो यूज किया जाता था वो था हायर परचेज। हायर परचेज एक मेथड था जिसमें अगर आपको रेफ्रिजरेटर, रेडियो कुछ भी बाय करना है तो आप उसे क्रेडिट पे बाय कर सकते हैं, और मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स में आप उसका जो भी प्राइस है उसको पे कर सकते हैं। साथ ही ये जो कॉन्सेप्ट है वो देखा गया हाउसिंग सेक्टर के अंदर भी। हाउस होम भी बनाए जा रहे थे, होम कंस्ट्रक्शन चलता जा रहा था, और लोग जो है वो हाउस को बाय कर रहे थे ऑन
क्रेडिट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हाउसिंग और जो ये कंज्यूमर बूम किसे कहेंगे, जो हम ये कंज्यूमर गुड्स थे ना, इसकी बात की जा रही है। जो हाउसिंग और कंज्यूमर बूम यूएसए के अंदर आया था, उससे यूएस इकोनॉमी के अंदर हमें प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। 1923 शुरू होता है, यूएसए के पास पैसा ज्यादा था, तो वो अब ओवरसीज लैंडिंग करने लग गया था अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने कैपिटल को। तो अच्छी बात है, ज्यादातर देशों के अंदर अब यूएस जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था, यूएस अपनी कैपिटल को वहां तक पहुंचा रहा था, अलग अलग कंट्रीज को पैसा दे रहा था। यूएस से कार मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीका पहुंचा चुका था, साथ ही असेंबली लाइन के साथ ही वो अब पहुंचा चुका था अपने कैपिटल को भी। तो इससे ये हुआ कि यूएस इंपोर्ट और कैपिटल एक्सपोर्ट से यूरोपियन जो रिकवरी थी वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुकी थी। साथ हम देखते हैं कि रिकवरी जल्दी हो रही थी, पर वर्ल्ड ट्रेड और इनकम जो ग्रोथ है वो भी कई सालों तक देखी गई। आगे के 6 साल जो है पूरा वर्ल्ड एकदम अच्छे से फ्लरिश होता जाता है। 6 साल की क्यों बात की गई, क्योंकि ठीक 6 साल बाद शुरू हो जाता है इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इकोनॉमिक डिप्रेशन के आने से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था ना वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है, जिसका एक कारण था ये मास प्रोडक्शन, एक कारण था ओवर प्रोडक्शन, किसका, वीट का। ये दोनों कॉन्सेप्ट अब हम आगे जाके देखेंगे हमारे इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्कोर शाला के इन्हीं इंटरेस्टिंग वीडियोस से जुड़े रहना है तो आप स्कोर शाला के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।